नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं समीर, गौरव, निधि और सुमेरा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 1 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। 1 करोड़ कैश के साथ एक व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। गोरखपुर से बिहार के मोकामा जा रहा था शख्स। वैशाली ट्रेन से पैसे मोकामा ले जाने की फिराक में था ये शख्स। साथ ही जानकारी है कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 करोड़ रुपए के साथ इसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स का नाम मुकुंद माधव बताया जा रहा है। तो गोरखपुर से बिहार के मोकामा जा रहा था ये शख्स, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। वैशाली ट्रेन में ट्रेन से मोकामा जा रहा था, तब इसकी गिरफ्तारी की गई है। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिजीत, ये जो पैसे बरामद हुए हैं, क्या ये चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने थे या कोई और एंगल भी निकल कर आ रहा है शख्स की गिरफ्तारी के साथ? देखिए, जीआरपी की तरफ से जो पैना फसाई जानकारी दी गई है उसके अनुसार चुनाव के मद्देनजर ही जो चेकिंग अभियान है वो रेलवे स्टेशन पर या फिर बिहार यूपी के बॉर्डर इलाकों में हाईवेज पर जो चेकिंग लगाई गई है, चेक पोस्ट लगाई गई है, उसके तहत ही ये चेकिंग जो है वो चल रही थी। और उसमें संदिग्ध व्यक्ति को देखे जाने पर जब उसकी तलाशी दी गई तो उसके पास से ये भारी कैश 1 करोड़ रुपए के आसपास जो बरामद होने की बात है वो सामने आई है। और वीआईपी गेट नंबर 2 के पास ये गोरखपुर स्टेशन की ये घटना है, जब शाम को 7:30 बजे के आसपास ये व्यक्ति दिखा और जब संदिग्ध लगा, इसकी चेकिंग की गई तो इसके पास से भारी कैश बरामद किया गया, जो कि ये मोकामा को जाने के लिए ये निकला था यहाँ से। तो निश्चित तौर पर चूंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और पहले भी करोड़ों रुपए के कैश की बरामदगी जो है वो हो चुकी है, तो उसे चुनाव से जोड़ कर देखना और जीआरपी भी इसी एंगल से पूछताछ लगातार कर रही है कि आखिरकार ये इतना बड़ा कैश अमाउंट जो है वो किसके लिए लेकर जाया जा रहा था, किसके कहने पर, कहां से, इसका सोर्स क्या है और फिर इसका डेस्टिनेशन क्या था। ये निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास इतना हैवी कैश इलेक्शन के टाइम पर बरामद होना, जो कि बिहार के मोकामा में जा रहा था, और मोकामा में जिस तरीके का माहौल है वो किसी से छुपी नहीं है बात। तो निश्चित तौर पर संदेह है इस व्यक्ति का। 35 वर्षीय व्यक्ति है ये, और पुलिस जो है इससे फिलहाल पूछताछ कर रही है। अभिजीत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश नाकाम हो गई है। महिला ने लाल मिर्च डालकर लूट करने की कोशिश की। ज्वेलरी शॉप मालिक ने महिला की इसके बाद जोरदार पिटाई कर दी। मिर्ची जाने के बाद भी महिला को जड़े थप्पड़। ये देखिए तस्वीरें, महिला को लगातार 18 थप्पड़ मारे हैं इस ज्वेलरी शॉप के वर्कर ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 20 सेकंड में 18 थप्पड़ इस शख्स ने इस महिला को मारे, जो कि मिर्ची पाउडर डालकर लूट की कोशिश को अंजाम देने की फिराक में थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद का। ये वीडियो वायरल हो रहा है और किस तरह से ज्वेलर की आंखों में मिर्ची डालकर इस महिला ने लूट की कोशिश की, लेकिन इसके बाद थप्पड़ों की बारिश कर दी इस शख्स ने इस महिला पर। और अब खबर लखनऊ से। लखनऊ की मेयर सुषमा खरक्वाल ने लापरवाही को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सुषमा खरक्वाल ने साफ कहा कि जनता के काम में किसी तरह की कोताही बरती गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके क्या अधिकार है मेरे? लखनऊ नगर निगम में मेयर सुषमा खरक्वाल जन सुनवाई कर रही थी और सुनवाई के दौरान लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए, जिसके बाद मेयर सुषमा नगर निगम के अधिकारियों पर भड़क गई। रात हो दिन हो, जो काम कहा गया वो करना है। अपने काम के प्रति ईमानदारी से काम करिए। 12:45 का मुझे फोन आया कि कुत्ता उठाओ। मैंने फोन करके डॉक्टर अभिनव को फोन किया कि गाड़ी भेजो। 1 बजे रात गाड़ी गई है, तब कुत्ता उठा गया। मेयर सुषमा ने कहा कि मैं जनता की सेवक हूँ, उन्हीं की वजह से बैठी हूँ, उन्हीं के लिए काम करना है। 2 साल से समाधान दिवस चला रही है, आप लोगों को कोई असर नहीं पड़ता। जनता घर छोड़ करके, जनता दौड़ दौड़ करके आती है। हम लोग जनता के सर्वेंट हैं। कुछ दिन पहले भी लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में मेयर सुषमा और नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच तकरार हो गई थी। दोनों के बीच हुई तू-तू मैं-मैं का वीडियो भी सामने आया था।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर आदिल अहमद राठर सहारनपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते थे। डॉक्टर आदिल अहमद पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप है। श्रीनगर पुलिस ने गुरुवार देर शाम डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। इसके बाद डॉक्टर को ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू कश्मीर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई है। जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही इस व्यक्ति का जो है ट्रांजिट रिमांड दिया गया और वो जो इसे है अग्रिम पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर ले गए। डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर में जिस अस्पताल में प्रैक्टिस करते थे, वहां के एडमिन इंचार्ज डॉक्टर असलम जैदी ने बताया कि आदिल अहमद राठर पिछले 6 महीने से इस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। अस्पताल प्रशासन ने वेरिफिकेशन के बाद डॉक्टर आदिल को अपने यहाँ मेडिसिन विशेषज्ञ के पद पर रखा था। हमें तो आज सुबह न्यूज से पता लगा है कि डॉक्टर आदिल को जे.एन.के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया। इससे ज्यादा हमें कोई जानकारी नहीं उनके बारे में। कब से यहाँ पे 6-7 महीने हुए यहाँ पर काम करते। इससे पहले भी ब्लॉस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। पंजाब के मोगा में एक पाखंडी बाबा का टोटका फेल हो गया। एक बीमार महिला पर टोटके का कोई असर नहीं हुआ तो पाखंडी बाबा ने कहा कि आज रास्ता नहीं दिखा। ये वीडियो है खुद को बाबा कहने वाले शिवम नाथ के आश्रम का। तस्वीरों में बाबा शिवम नाथ एक बुजुर्ग महिला का टोटके से इलाज करने का दावा करते दिख रहे हैं। तुर के देखो तो तक दरबार तक किन्ने चेर तो पुत लगी है। 3 साल हो गए। माता तू छाला मारदी ने जाना करे अज तू कहेंगे बहुत बड़ा काम हो गया अज, पर बाबा जी ने याद रखियो। दरअसल बुजुर्ग महिला को सांस की बीमारी की वजह से ऑक्सीजन लगी हुई थी। बाबा ने दरबार में मौजूद लोगों के सामने कहा कि उसके पास आने के बाद महिला को किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा ने महिला की नाक से ऑक्सीजन की नली उतरवा दी। मेरे मालका तेरी बच्ची शराब तो नहीं पींदा, तेरी बच्ची है तेरे दारू। हॉल में उसे चलवाया, लेकिन कुछ ही देर बाद महिला की सांस चढ़ने लगी। बाबा ने सफाई दी कि आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जब महिला की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो ऑक्सीजन की नली दोबारा लगाई गई। आ जाओ ना। लखनऊ में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को आरपीएफ ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। आरपीएफ की इस कार्रवाई के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखी गई वहां पर। ये लखनऊ का मवैया क्षेत्र है जहां आरपीएफ ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। एक होटल के पास रेलवे की जमीन पर बनी इन दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। पिछले कई वर्षों से चल रही इन अवैध दुकानों को आरपीएफ ने मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह के विरोध या विवाद को सख्ती से रोक दिया। कुछ दिनों पहले आरपीएफ ने सभी दुकानदारों को नोटिस भेजा था। उसके बाद आज बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। बताया जाता है कि रेलवे की ये जमीन लंबे समय से स्थानीय दुकानदारों के अवैध कब्जे में थी। इन दुकानों के मालिकों को कई दिन पहले नोटिस जारी कर जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी इन्होंने अपनी ओर से कोई पहल नहीं की। इसके बाद आज आरपीएफ ने अभियान शुरू किया और बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। और ग्वालियर में 2 युवकों को गोली मारने वाले हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिस जगह फायरिंग हुई वहां हिस्ट्री शीटर की परेड कराई। ये है हिस्ट्री शीटर बदमाश रिंकू कमरिया। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दहशत फैलाने वाले इस हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश से पुलिस वहीं पर परेड करवा रही है जहां उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के बीच लंगड़ाते नजर आ रहा हिस्ट्री शीटर ने 2 नवंबर को इसी जगह पर 4 साथियों के साथ गोलियां बरसाई थी। इलाके के लोगों में उस समय डर था, लेकिन पुलिस गिरफ्त में लंगड़ाते हुए इस हिस्ट्री शीटर को देखकर लोगों में कोई खौफ नहीं। पुलिस स्थानीय लोगों से कह रही है, ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं, जुर्म के खिलाफ डटकर खड़े रहने की जरूरत है। इस गैंग का मुख्य सदस्य है, उसका नाम रिंकू कमरिया है, जिसके ऊपर 30 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध है। उसको पकड़ लिया गया है। दतिया की सीमा से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एवं इसके साथ में 3 अन्य युवक भी इस गाड़ी में मिले हैं। गाड़ी स्कॉर्पियो है जो कि रिंकू कमरिया की ही गाड़ी है। हिस्ट्री शीटर रिंगा कमरिया पर 30 मामले दर्ज हैं। 2 नवंबर को इसने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया, 2 लोगों को घायल किया, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।
और पंजाब के मोहाली में देर रात फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। 2 हमलावरों ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गली में खड़े होकर ताबड़तोड़ फायरिंग, दनादन 35 गोलियां दागी। हमलावरों ने खिड़कियों और गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। तस्वीरें पंजाब के मोहाली की हैं। 2 हमलावरों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट के घर पर फायरिंग की। 1 मिनट में ताबड़तोड़ करीब 35 राउंड गोलियां चलाई गईं। हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे भी चकनाचूर कर दिए। घटना की सूचना मिलते ही पंजाब पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके से कई सबूत भी जुटाए गए। पुलिस तफ्तीश में अब कई परतें खुली हैं। क्राइम साइट से गैंगस्टर काला राणा के नाम से पर्चियां मिली हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में पूरी घटना का एक एक फ्रेम दिखाई दिया। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। ये वारदात मोहाली के फेज 11 में हुई। पुलिस ने बताया कि ये हमला एक सुनियोजित अटैक दिखाई देता है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है। आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब खबर राजस्थान से है, जहां बांसवाड़ा इलाके में एक शख्स ने अपनी ही बेटी और उसके बच्चे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में 3 साल के मासूम की मौत हो गई और बेटी अस्पताल में इलाज करा रही है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर राजस्थान के बांसवाड़ा की है, जहां गुस्से में लाल एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी की गोद को सूना कर दिया। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की लड़ाई हार चुके इस मासूम को अपने ही सगे नाना ने मौत की नींद सुला दिया। गुस्से में आकर नाना ने मासूम पर कुल्हाड़ी से तब तक ताबड़तोड़ प्रहार किया जब तक इसकी सांसें नहीं रुक गई। बुजुर्ग ने मासूम के सिर पर गंभीर प्रहार किया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसकी मौत हो गई। बुजुर्ग ने अपनी बेटी पर भी हमला किया, वो भी अस्पताल में इलाज करा रही है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। श्री शौकत ने अपनी पुत्री व दोहिते को पीटा है शाम के समय, जिसकी मृत्यु हुई है। काजल के सिर में गंभीर चोट है, वो बेहोश है, कुछ बचाने की स्थिति में नहीं है। शौकत को अग्रिम जांच से तो डिटेन किया गया है। परिजनों द्वारा रिपोर्ट देने पर कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त का अपने पड़ोसी से झगड़ा हुआ था। झगड़े की जानकारी मिलने पर उसकी बेटी पिता को समझाने के लिए पहुंची, लेकिन ये बात अभियुक्त को नागवार गुजरी। गुस्से में उसने पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और फिर बेटी के बच्चे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। MIDC इलाके में भीषण आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई। पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। देखिए ये खबर। आग ही आग, धुएं का गुबार और आग की वजह से नीला आसमान भी काले घने धुएं से ढक गया, जबकि आग की लपटें ऊंची, बहुत ऊंची उठ रही हैं। भिवंडी की डाइंग कंपनी में आग लगी। तस्वीरों को देखकर विकराल आग से अफरा तफरी कैसे मची होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। फायर ब्रिगेड की पूरी टीम जुटी रही। आग पर काबू पाने की मशक्कत होती रही। डाइंग कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पूरे इलाके में कोहराम। भीषण आग लगने से पूरी कंपनी खाक हो गई। फैक्ट्री में सुबह करीब 9 बजे ही आग लगी। देखते ही देखते आग की लपटें विकराल होती रही। जानकारी मिलते ही भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली और उल्लासनगर महानगर पालिकाओं से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर हुआ। इस बीच आग पर काबू पाने के लिए अलग अलग फायर स्टेशन से कई टैंकर भी मौके पर पहुंचे। आग की लपटों ने फैक्ट्री को बुरी तरह तहस नहस कर दिया। फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है। भिवंडी में मंगल मूर्ति नीट डाइंग कंपनी में कपड़े रंगने का काम होता था। राजस्थान ATS ने मौलवी ओसामा को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आ रही है। आतंकी गुट TTP अफगान कमांडर सैफुल्लाह से संपर्क में था। आतंकी संगठनों से जुड़कर आतंक फैलाना चाहता था। मौलवी 4 लोगों का ब्रेन वॉश करके बना रहा था उन्हें कट्टर। भारत से भागने की फिराक में भी था ये मौलवी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी ओसामा उमर मौलवी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आरोप आतंक फैलाना चाहता था। ये गिरफ्तार मौलवी 4 लोगों का इसने अभी तक ब्रेन वॉश किया है, जिन्हें कट्टर बनाने की ओर वो लगातार काम कर रहा था। ये तस्वीरें सांचौर के मौलवी ओसामा उमर की है। आरोप है कि ओसामा अफगानिस्तान के आतंकी संगठन के संपर्क में था। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए ये मौलवी TTP के टॉप कमांडरों से बात करता था। ओसामा 4 साल से TTP के टॉप कमांडरों के संपर्क में था। ATS की टीम ने 4 दिन की पूछताछ के बाद बुधवार को मामला दर्ज कर मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 4 अन्य संदिग्धों को भी मौलवी आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए दबाव बना रहा था। पूछताछ में सामने आया है कि मौलवी ओसामा इंटरनेट कॉलिंग के जरिए आतंकी टॉप कमांडरों से संपर्क करता था।
हालांकि जांच में किसी तरह की फंडिंग की जानकारी सामने नहीं आई है। अफगानिस्तान में सक्रिय ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप के रूप में नामित TTF तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कमांडरों, उनके लड़ाकों से बड़ी करीबी से जुड़ा हुआ था और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर आगामी अनुसंधान की दृष्टि से उसका यहाँ पर भी खुलासा किया जा सकना बहुत उचित नहीं होगा। और यूपी के मुरादाबाद में एक विदेशी बहू ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। महिला की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। ईरानी दुल्हन फाइजे और फाइजा ने यूपी के मुरादाबाद में यूट्यूबर दिवाकर से प्रेम विवाह किया था। अक्टूबर 2024 में अपने ससुराल में शुरुआती दौर में खुश थी, लेकिन महज 1 साल के दौरान उसने अपनी सास, ननद और अन्य लोगों पर दहेज के लिए टॉर्चर करने का आरोप लगाया। फाइजा का कहना है कि उसे धमकाने की कोशिश की गई। उसने लिखित बयान में दहेज उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई है। महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है, लेकिन फाइजा के पति का कहना है कि वो मामले को और तूल देना नहीं चाहते। वो दोनों अब मुल्क छोड़कर जा रही हैं। चाहे कोई बिजनेस करना है या जॉब के रिगार्डिंग है या फिर कोई घर खरीदना है, उस मामले में फाइनेंशियली वो पूरा सपोर्ट के लिए तैयार है। आप जो है देश छोड़ने का फैसला कर चुके हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही आप सुनो। फाइजा पेशे से टीचर है। मुरादाबाद की बहू बनकर आई ईरान की फाइजा का कट्टरपंथियों ने भी विरोध किया था, जिसके बाद फाइजा ने पुलिस से मदद मांगी थी। उधर यूपी के नोएडा में एक महिला की सिर कटी लाश बरामद की गई। पुलिस की तफ्तीश में कई परतें खुली। देखिए ये पूरा अपडेट। नाले में मिली सिरकटी लाश, महिला के दोनों हाथ भी गायब मिले। शव देखकर पुलिस के होश उड़ गए। तस्वीरें यूपी के नोएडा की हैं। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में कमिश्नर ऑफिस के पास बहुत गंदे नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात महिला का शव देखा गया। लोगों की खबर करने पर पुलिस पहुंची और उसे बाहर निकाला। पुलिस को शक है कि महिला की हत्या कहीं और की गई और पहचान छिपाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। पुलिस अब महिला के शव की शिनाख्त में जुटी है। पुलिस तफ्तीश में कई परतें भी खुली हैं। पुलिस ने बताया कि एक महिला का शव नाले में पड़े होने की सूचना मिली थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अभी तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला के सिर को धड़ से अलग करके नाले में फेंका गया था, जिससे शिनाख्त करने में मुश्किल हो रही है। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही कार्रवाई कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला की हत्या किसी दूसरे स्थान पर की गई, वहां से शव लाकर नाले में फेंका गया। इस वारदात की अब पूरे इलाके में चर्चा है और कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। इधर लखनऊ में आजम खान ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। वो उनके घर पहुंचे मिलने। उनके जेल से बाहर आने के बाद दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात थी। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आज लखनऊ में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई। इस मीटिंग की ये तस्वीरें खास संदेश देने वाली है। ये मुलाकात लखनऊ में अखिलेश यादव के घर पर हुई। इससे पहले 8 अक्टूबर को रामपुर में दोनों नेता मिले थे। वहीं अब 1 महीने बाद हुई इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है, यही हमारी साझा विरासत है। हालांकि आजम खान ने इस मुलाकात के बारे में कुछ खास नहीं बताया, मगर उन्होंने माफिया मुक्त यूपी के सवाल पर तंज जरूर कसा। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूँ आपके सामने। मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने। मैं तो मिसाल हूँ और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे। आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और बताएंगे कैसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से फ्लाइट्स नहीं उड़ पा रही हैं। सॉफ्टवेयर दिक्कत के कारण कई एयरलाइन की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी से फ्लाइट्स में देरी हो रही है। AMSS एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा को सपोर्ट करता है, जो मैसेज स्विचिंग से फ्लाइट प्लान मैनेज करता है। कंट्रोलर्स फ्लाइट प्लान को मैनुअली प्रोसेस कर रहे हैं। तकनीकी टीम जल्द से जल्द सिस्टम को बहाल करने के लिए जुटी है। दिल्ली एयरपोर्ट के ATC में तकनीकी खराबी की वजह से कई एयरलाइंस की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोग परेशान हैं। फ्लाइट के इंतजार में यात्री बैठे हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि उनकी फ्लाइट कब उड़ेगी और वो अपनी मंजिल तक कब पहुंच पाएंगे।
तकनीकी खराबी पर दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से यह बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि एटीसी प्रणाली में एक तकनीकी समस्या की वजह से आईजीआई से उड़ान संचालन में देरी हो रही है। एयरपोर्ट की टीम इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। साथ ही एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए गहरा खेद जताया। यात्रियों को सलाह दी गई कि नवीनतम उड़ान अपडेट के लिए अपनी संबंधित एयरलाइंस के संपर्क में रहें। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिए हैं। अस्पताल, सरकारी संस्थानों में स्ट्रीट डॉग्स का प्रवेश रोका जाए। आवारा पशुओं को हटाने के लिए अभियान चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर आज बड़ा फैसला सुनाया। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएंगे तो आवारा कुत्तों से निपटने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाई जाएगी। यानी सभी स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों से आवारा कुत्ते हटाए जाएंगे। इन आवारा कुत्तों को नसबंदी करके शेल्टर होम में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएंगे। स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते में दायर होगा। मामले में अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी। सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर होंगे। राज्य सरकारें ऐसे सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों की पहचान करेगी जहां आवारा जानवर और कुत्ते घूमते हैं। उनकी एंट्री रोकने के लिए कैंपस में बाड़ लगाई जाएगी। रखरखाव के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त होगा। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत हर 3 महीने में कम से कम एक बार इन कैंपस की जांच करेंगे। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। और दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया था। वकील और एमसीए पास युवकों का ये गैंग एक मशहूर वेब सीरीज मनी हाइस्ट से प्रेरित होकर काम करता था। गैंग 300 से ज्यादा लोगों से 150 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ कि दिल्ली में 23 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट मामले में भी इस गैंग का हाथ था। ये साइबर ठग आलीशान होटल्स में ठहरते थे और मोबाइल और लैपटॉप के जरिए अपना गैंग चलाते थे। नोएडा और सिलीगुड़ी में रेड के दौरान ही पुलिस को 11 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 12 बैंक पासबुक और 32 डेबिट कार्ड और कई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के स्क्रीनशॉट और चैट्स मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर सेल ने एक बहुत ही बड़े साइबर चीट्स के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इन लोगों ने करोड़ों रुपए की चीटिंग की हुई है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ थी मनी हीस्ट, उसके आधार पे इन्होंने अपने कोड नेम रखे हुए थे, जैसे प्रोफेसर, अमांदा, उस टाइप से, ताकि कभी एक आदमी पकड़ा भी जाए तो बाकी लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के कैमूर में प्रचार के दौरान आरजेडी पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने आरजेडी के गानों पर तंज कसा। पीएम ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं? उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी की बात दोहराई है। बिहार के भागलपुर में राहुल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैंने हरियाणा के बारे में साफ मीडिया के सामने बोला कि वोट चोरी हो रही है। 25 लाख फर्जी वोटर हैं। ब्राजील की औरत का नाम वोटर लिस्ट पे है। मीडिया के मुंह से चू नहीं निकला, चू तक नहीं निकला। जो हो रहा है सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो ये है सच्चाई। अब मेरा क्या काम है? मेरा काम इसकी रक्षा करने का है, संविधान की रक्षा करने का है। मैं लोकतंत्र और संविधान का रक्षक हूं।
और मैं जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है वहां आपको राहुल गांधी मोहब्बत फैलाते हुए दिखेगा। पूर्वी चंपारण के ढाका में सीएम योगी ने कहा कि अब लालटेन का समय नहीं है, जंगल राज का दौर अब जा चुका है। नीतीश राज में एलईडी लाइट से बिहार जगमगा रहा है। आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी, वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होती है गुंडा राज। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की दुधिया लाइट में, आज दुधिया लाइट में बिहार सुशासन की एक सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग पर टीवी9 से बोले हैं धर्मेंद्र प्रधान। बिहार में एनडीए को 160 सीटें मिलेंगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कल बिहार में एनडीए सरकार के लिए लोगों ने वोट किया है। उन्होंने कहा कि अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। हमारा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल उठाना बिहार के लोगों को आहत करना है। बिहार में पहले फेज का मतदान हो चुका है और दूसरे फेज का मतदान होना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं, जो इस पूरे चुनाव के सबसे बड़े प्रणेता भी हैं। सर, एक बात बताएं कि फर्स्ट फेज का जो मतदान हुआ है उसमें जो वोटिंग परसेंटेज खास करके आया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अच्छा मत प्रतिशत गिरा है, लगभग 64.66% वोट आया है। कुछ जगह पे आया है कि 69% भी आया है, जो लगभग 64-65% वोट आया है। ये एक शुभ संकेत है। ये विकास की पक्ष में वोट है, ये एक प्रो इनकम्बेंसी वोट है। और उसमें आपने बारीकी से देखा होगा, कल कई सारे टीवी ने दिखाई है, महिलाओं की सहभागिता, पार्टिसिपेशन बहुत मात्रा में है। ये हमारी एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला वोट है। महिलाओं की लंबी लंबी लाइन देखी गई है, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये लाइन भारतीय जनता पार्टी के लिए है या फिर नीतीश कुमार के लिए है? देखिए, एनडीए के लिए है और हमारे एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं। कल बिहार की कई सारी सीटों पे ऐसा देखा गया कि विपक्ष की तरफ से हमला और तमाम तरह की चीज़ें किया गया, जिसमें मैन हैंडलिंग तक की घटनाएं देखने को मिली। इस सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जंगल राज पार्ट 2 का एक ट्रेलर है? ना, मोटा मोटी पिछले बीते कल चुनाव बड़े अच्छे से हुए, एक आधा घटना को छोड़ के। मैं मानता हूँ हमारे राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो चुनाव में भी प्रतिफलन होती है। अभी जो कल का वोटिंग परसेंटेज है, विपक्ष कह रहा है कि बम्पर वोटिंग हुई है या परिवर्तन की वोटिंग है? देखो, वोटिंग इन दिनों में परिवर्तन होती है नई ऊंचाई के लिए। मैं मानता हूँ उसको। नई ऊंचाई कौन ले आ पाएगा? नई ऊंचाई, नई दिशा बीजेपी एनडीए ही ले आ पाएगा, ये हमारा पूरा भरोसा है। मोदी नीतीश ही ले आ पाएंगे, यही इसीलिए वोट हुआ है। एक अगर हम बात करें बिहार में अल्पसंख्यकों के फैक्टर की, तो ओवैसी साहब भी पिछली बार अच्छा गेन किया था। उन्होंने सीमांचल इलाके में ठीक ठाक सीटें भी लाई थी। इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। उस फैक्टर को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, हम तो सर्व समाज की बात कहने वाले, विश्वासी रखने वाले लोग हैं। हमारा तो नीति है सबका साथ सबका विकास। हम कोई तुष्टीकरण और अल्पसंख्यक बात पे हमारा भरोसा ही नहीं है। आपको ये चीज़ लगता है कि जिस हिसाब से आप लोगों ने पहले ही क्लियर किया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसे में सीटें किस तरीके से, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को अगर कम सीट आ जाती है, नीतीश जी को ज़्यादा आ जाती है, या उनको कम आ जाती है, आपको ज़्यादा आ जाती है, ये स्थिति क्या बन गई है फिर? देखो, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा सीट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है इस बार हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे नेता है। क्या आप चूंकि चुनाव को तो बहुत करीब से आकलन कर रहे हैं, हालांकि ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन आपको क्या लगता है जेडीयू को ज़्यादा सीटें आएंगी या बीजेपी को ज़्यादा सीटें? एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। मैं अभी गिनती नहीं कर रहा हूँ कुछ पार्टी को क्या आएगा। आंकड़ों की अगर बात करें तो
कितने के आसपास आप लोगों को रहने की उम्मीद है 14 तारीख मैं कभी आंकड़ों की नंबर में फंसता नहीं हूँ। ऐसे माननीय गृह मंत्री जी ने 160 कहा है। अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, उनकी स्थिति बिहार में आप किस तरीके से देखते हैं? अगर इंडिया गठबंधन में थोड़ा सा मैं बाइफरकेट करूं चीजों को तो ना कांग्रेस पार्टी को अस्तित्व बिहार में नहीं है, उन्हीं के लोग कह रहे हैं। लगता है कि डबल डिजिट में आ पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखो वो मेरे को बहुत कल्पना नहीं है। एनडीए जीतने वाला है, इसलिए वो कहाँ तक रुकेंगे पता नहीं हो रहा है, अभी रुक जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ कोई पार्टी ही नहीं है बिहार में। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो उनकी पार्टी को उनका एक मास वोट बैंक लालू यादव जी के नाम पे है, तो आपको लगता है कि उस वोट बैंक में राहुल गांधी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दोनों इकट्ठे होने की भी कोशिश कर रहे हैं? तो उनके वहाँ बहुत झगड़े हैं। उनके जो गठबंधन की बात कह रहे थे, उनके वहाँ गठबंधन अंततः को तो हो ही नहीं पाया। जिस तरह के आरोप नीतीश जी पे भी लगाए गए, उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की बातें की गई, आपको लगता है कि व्यक्तिगत जीवन में इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल करनी चाहिए। अमर्यादित व्यवहार है, जिन्होंने भी कर रहे हैं, विशेषकर तेजस्वी कर रहे हैं, तेजस्वी को पितृतुल्य है। इस प्रकार की बयानबाजी बिहार की गरीब लोगों को, बिहार के पिछड़े वर्गों को, अति पिछड़ों को बहुत आहत करता है। ये निंदनीय बात है। पहले भी आप बिहार में आते जाते रहे हैं, देश के कई राज्यों में आपने चुनाव प्रभार को संभाला है। इस बार का चुनाव आपको दूसरे राज्यों के चुनाव से कितना इतर लग रहा है, अलग लग रहा है? देखो, बिहार हर एक राज्य की पिछले चुनाव अगले वाला चुनाव और अच्छा हो जाता है। बिहार तो देश से एक अग्रणी राज्य है प्रजातंत्र की व्रत को पालन करने में, और प्रजातंत्र के व्रत पालन करने में चुनाव में रंग लाना। बिहार के इस बार की चुनाव अनेक रंग को समावेश करके इंद्रधनुषी बनाई है, ये अच्छा हो रहा है। तो चलिए, इंद्रधनुषी रंगों का समावेश है और निश्चित रूप से जैसा धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि वो जीत का रंग 14 तारीख को देखने को मिलेगा और फिर से सरकार बनेगी। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पटना। एसआईआर की प्रक्रिया में खामी और वोट चोरी मुद्दे पर कांग्रेस ने देशव्यापी प्लान बनाया है। पार्टी कल से अलग अलग राज्यों के कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में इसके खिलाफ विरोध करेगी। इसके साथ ही दिसंबर में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होगी। एसआईआर की प्रक्रिया में खामी और वोट चोरी मुद्दे पर कांग्रेस का देशव्यापी प्लान बना रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया में खामियों के साथ केंद्र सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने अक्टूबर महीने में देश भर में 5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाया था। अब कांग्रेस ने तय किया है कि 8 नवंबर को राज्यों की पार्टी मुख्यालय में हस्ताक्षर के साथ विरोध जताया जाएगा। इसके साथ राज्यों से सभी हस्ताक्षर अभियान के तहत आए कागजात को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय भेजा जाएगा। बताया जाता है कि कांग्रेस दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने वाली है। इसमें इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस रैली में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर अभियान को जनता के बीच रखा जाएगा। इसके बाद इन हस्ताक्षरों के दस्तावेज राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। कांग्रेस तय कर चुकी है कि इस मुद्दे पर वो खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार के जमीन घोटाले के मामले में पुणे पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं अन्ना हजारे ने कहा है कि ये घोटाले परिवार के संस्कार की वजह से हो रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में कथित जमीन घोटाले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने इस केस में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी के डायरेक्टर और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अजित पवार के बेटे पर लगे आरोप पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने बिना नाम लिए प्रतिक्रिया दी है। मंत्र्यांची मुलं जर वागत असतील ते मंत्राचा दोष आहे। संस्कार हे महत्त्वाचे असतात। पहिले कुटुंबातले संस्कार, घरचे संस्कार, गावाचे संस्कार, समाजाचे संस्कार। आज राळेगण स्थितीमध्ये पार्थ पवार पर आरोप है कि उनकी कंपनी एमेडिया एंटरप्राइजेज ने पुणे के मंडावा इलाके की सरकारी जमीन जो 1800 करोड़ की है उसे सिर्फ 300 करोड़ में खरीदी। कंपनी में 2 पार्टनर हैं जिसमें एक पार्थ पवार हैं। आरोप है कि 21 करोड़ स्टैंप ड्यूटी पर सिर्फ 500 के स्टैंप यूज कर काम पूरा किया गया है। विपक्ष के सवाल उठाने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए थे। साफ कहा था कि अगर किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर सनातन पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी। सनातनियों को जगाने, सनातनियों को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर पदयात्रा पर निकल पड़े हैं।
बाबा बागेश्वर हजारों समर्थकों के साथ आज दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी देवी के मंदिर में इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी। बाबा बागेश्वर अपने समर्थकों के साथ 10 दिनों में दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस पदयात्रा के दौरान 40,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इस यात्रा में 7 संकल्प लिए जाएंगे। इनमें धर्मांतरण रोकना, लव जिहाद पर लगाम के साथ साथ हिंदू धर्म में भेदभाव खत्म करना शामिल है। यात्रा में 15 रथ शामिल हैं, जिनमें हिंदू दर्शन की कई झांकियां हैं। यात्रा को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि ये यात्रा हिंदू समाज के लिए है, किसी के खिलाफ नहीं है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य सनातनियों को जगाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इस यात्रा में सभी से आर्थिक नहीं, सिर्फ शारीरिक और मानसिक सहयोग का आग्रह किया गया है। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा जारी है। ये यात्रा फरीदाबाद पहुंची है। बागेश्वर की यात्रा आज से शुरू हुई है और देश की एकता के लिए ये पदयात्रा निकाल रहे हैं, ये कहना है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का। भारत का हिंदू जगेगा, अब डरपोक नहीं रहेगा, ये कहा। हिंदुओं को छेड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। गज़वाए हिंद की साजिशें बंद होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमारे साथ है, क्या संदेश यात्रा के द्वारा? देश की एकता के लिए भारत अखंड हो, खंड खंड ना हो, हिंदू एक हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, इस ध्येय और उद्देश्य के साथ ये पदयात्रा प्रारंभ की है। आज दिल्ली से प्रारंभ हुई है, वृंदावन तक जाएगी। निश्चित है भारत का हिंदू जगेगा, अब हिंदू डरपोक नहीं रहेगा। हिंदुओं को जो छेड़ेंगे उन्हें स्पष्ट रूप से छोड़ा नहीं जाएगा। ये देश में जो गजवाए हिंद चाहते, इस देश के जो टुकड़े करना चाहते, इस देश को जो मिटाना चाहते, उनकी साजिशें बंद होंगी निश्चित रूप से। आपकी परिकल्पना क्या है? वाले हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है आपकी? हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? हिंदू राष्ट्र में वसुदेव कुटुंबकम का परिचय होगा, अहिंसा परमो धर्मा का परिचय होगा, वसुदेव कुटुंबकम का परिचय होगा। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र में दंगा नहीं, गंगा बहेगी। हिंदू राष्ट्र में गाय माता राष्ट्र माता होगी। हिंदू राष्ट्र में शिक्षा और स्वास्थ्य मुक्त होगा। हिंदू राष्ट्र में सनातन संस्कृति या किसी के भी प्रति खिलाफ नहीं बोला जाएगा। हिंदू राष्ट्र में पूरे विश्व को अपनाने की दृष्टिकोण को व्यापक किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र में सामाजिक समरसता प्रबल होगी, कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद होगा। कह रहे हैं आप जो है समाज का बंटवारा कर रहे हैं, इस तरह की बातें कैसे हो? फिजी में सब लोग कैसे हैं? ये लोग फिजी से आए हैं। अच्छा, हाँ, फिजी के हिंदू हैं ये लोग, फिजी से आए हैं, ये फिजी के हिंदू हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बांटने का काम कर रहे हैं समाज। हम बटने से बचाने का काम कर रहे हैं। बांटने का काम तो वो लोग कर रहे हैं जो जातियों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम केवल धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। आज कहाँ विश्राम करेंगे? आज जिरखोद में पहली रात का विश्राम। क्या लग रहा है इस यात्रा का क्या बदल जाएगा देश में? निश्चित रूप से हिंदुओं को और बल मिलेगा और हिंदू निश्चित रूप से एकता के लिए और प्रबल और मुखर होगा। आप मुस्लिम्स का भी आप अन्य समुदायों का भी वेलकम करते हैं और अन्य समुदायों को वेलकम करते हैं, मुस्लिम क्रिश्चियन सिख भी आ सके? आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, कायदे में। तो यात्रा जो है शुरू हो चुकी है और ये वृंदावन तक जाएगी। 150 किलोमीटर की यात्रा है और धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि देश को जोड़ने के लिए है। वीडियो के साथ जितेंद्र भाटी, मैं बात दिल्ली। और जैसलमेर के रेगिस्तान में तीनों सेनाओं का ऑपरेशन त्रिशूल जारी है। इस वॉर ड्रिल में तीनों सेनाओं ने एक साथ अपनी जंगी क्षमताएं परखी हैं। देखिए सेना के पराक्रम की दमदार तस्वीरें। रेगिस्तान की रणभूमि तैयार है, शूरवीरों की फोर्स हथियारों से लैस है। युद्ध के मैदान में अटैक हेलीकॉप्टर्स की दहाड़, बैटल टैंक की गर्जना, आसमान में वायु वीरों ने मोर्चा संभाला। डमी एयर स्ट्राइक की गर्जना से दुश्मन का कलेजा थर्रा उठा। तस्वीरों ने चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी। रेगिस्तान के रेत पर भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया। जैसलमेर में फैले विशाल मरुस्थल में सेना ने कंबाइंड आर्म ऑपरेशन का शानदार प्रदर्शन किया। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर और जमीन पर दौड़ते टैंक एक साथ दिखे, जैसे कोई जंग अभी शुरू होने वाली हो। दरअसल भारत की तीनों सेनाएं इन दिनों पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही हैं। त्रिशूल वॉर ड्रिल में 30,000 सैनिक अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में थार रैपर ब्रिगेड के हेलीकॉप्टर ने डमी ऑपरेशन चलाया। अभियान दक्षिणी कमान के बड़े युद्धाभ्यास मरु ज्वाला और अखंड प्रहार का हिस्सा है। ये वॉर ड्रिल एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत चल रही है। बड़ी बात यह है कि इस वॉर प्रैक्टिस में थल सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ अपनी जंगी क्षमता परख रहे हैं।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। जापान में भालुओं के हमलों से कई शहरों में दहशत फैली हुई है। भालुओं के खिलाफ अब सेना अभियान चला रही है। इस ऑपरेशन में ट्रेंड शिकारियों को भी लगा दिया गया है। तस्वीरें जापान में भालुओं के आतंक की हैं। वो कहां से आएगा, किसे निशाना बनाएगा, पलक झपकते ही कैसे गायब हो जाएगा, कोई नहीं जानता। डर और दहशत का आलम यह है कि शाम ढलने के साथ ही जापान के इस इलाके में सन्नाटा पसर जाता है। गलियां सुनसान हो जाती हैं। अगर कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ खौफ। जापान में पिछले 7 महीने में भालू 100 से ज्यादा हमले कर चुका है। इन खूंखार भालुओं ने 12 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। अब इन भालुओं को पकड़ने के लिए सेना की तैनाती की गई है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज पूरे इलाके की पेट्रोलिंग कर रही है। भालुओं ने सबसे ज्यादा अकिता प्रांत में कोहराम मचाया है। अकिता में एक साल में 8000 बार भालू देखे गए। अब भालुओं को पकड़ने के लिए एसडीएफ के सैनिकों ने स्टील के जाल लगाकर चक्रव्यूह बनाया है। वहीं भालुओं को मारने का काम ट्रेंड शिकारियों को सौंपा गया है। भालुओं से बचने के लिए अधिकारियों ने लोगों को घरों के बाहर घंटी रखने की सलाह दी है, ताकि तेज आवाज सुनकर भालू घर के पास न आए। भालुओं की तलाश में एसडीएफ फोर्स बस्तियों से लेकर जंगलों तक सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब तक कई खूंखार भालुओं पर शिकंजा कसा जा चुका है। उधर इंडोनेशिया की राजधानी में जोरदार धमाका हुआ। जकार्ता की एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है। मस्जिद में विस्फोट से स्कूल परिसर दहल गया। जुमे की नमाज के दौरान इस मस्जिद में विस्फोट हुआ है। धमाके में 45 लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। ये देखिए, अब से कुछ घंटों पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जकार्ता में एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ है। 45 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ मौत भी हुई है, हालांकि उनका आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। धमाके के बाद देखिए किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। आत्मघाती हमले का शक है, किसी ने कोई आत्मघाती हमला किया है। स्कूल परिसर भी था जो कि दहल गया पास में। तस्वीरें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की हैं। फिर से खूनी खेल हुआ है। मस्जिद में धमाका हुआ है। विध्वंसकारी विस्फोट के बाद इबादतगाह में तबाही का मंजर है। बारूदी धमाके से मस्जिद की दरो दीवार थर्रा उठी। राजधानी जकार्ता में शुक्रवार की नमाज के दौरान मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। इस हमले में 54 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। धमाका उत्तरी जकार्ता में स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में हुआ। अब इंडोनेशिया की सुरक्षा एजेंसी और पुलिस इस विस्फोट की तफ्तीश में जुटी है। शुरुआती जांच में पुलिस को घटनास्थल के पास से कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं। इनमें हाथ से बनाए गए आईईडी के हिस्से, एक रिमोट कंट्रोल, एयरसॉफ्ट और रिवॉल्वर जैसी बंदूकें शामिल हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि धमाका मस्जिद के मुख्य हॉल के पिछले हिस्से में हुआ, जिससे नमाज पढ़ रहे लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। ज्यादातर घायलों को कांच के टुकड़े और भगदड़ की वजह से चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद मरीन कमांडोज की टीम और जकार्ता पुलिस ने इलाके को घेर लिया, तो बम निरोधक दस्ते ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी बरकरार है। ऐसे में रियल एस्टेट मार्केट में भी तेजी आई है। रिटेल, ऑफिस, औद्योगिक पार्क, वेयरहाउस, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रसार के चलते REIT मार्केट में भी ग्रोथ बनी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मार्केट लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। रीट मार्केट में निवेशक म्यूचुअल फंड्स की तरह उन कंपनीज के शेयर खरीदते हैं जो शॉपिंग मॉल, ऑफिस बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, वेयरहाउस जैसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। उससे होने वाले मुनाफे को निवेशकों को डिविडेंड के तौर पर अदा करती हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रीट मार्केट इस समय 10.4 ट्रिलियन का है, जिसके 2030 तक 19.7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का ऑफिस मार्केट 1 बिलियन वर्ग फीट को पार कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि रीट ने अब औद्योगिक पार्क, डेटा सेंटर और हॉस्पिटैलिटी जैसे नए सेक्टर्स में भी निवेश शुरू किया है। लिस्टेड रीट ने अब तक सालाना 5.5% का डिविडेंड दिया है। रीट के पास इस समय 177 मिलियन वर्ग फीट की व्यावसायिक और रिटेल प्रॉपर्टी है, जिससे 2,90,000 यूनिट धारक जुड़े हैं। प्रॉपर्टी की कुल कीमत करीब 2.3 ट्रिलियन है। 2030 तक रीट की ऑफिस संपत्ति मौजूदा $8.2 ट्रिलियन से बढ़कर 16 ट्रिलियन होने का अनुमान है।